Abhishek Kumar, All India ranking number 6, Mechanical Engineering. Well done. Adarsh Bharadwaj, Engineering Science 4 AIR. अब अभी अभी ठीक है। सॉल्व करना चालू करूं? कितने लोगों ने कर लिया है? ओके देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको सीख लेना बहुत जरूरी है। देखो क्या कह रहे हैं, ऐसे कह रहा है, ध्यान से देखो, बात को समझो। कह रहा है, बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से समझो, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इट इज रेस्टिंग ऑन सेट ऑफ स्टॉप्स, ये स्टॉप्स क्या है? सेट ऑफ स्टॉप्स है, ठीक। अच्छा, इसके अंदर क्या है? गैस भरा हुआ है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर आपको दिया है। तो आपको इनिशियल स्टेट जो 1 है, कितना प्रेशर दिया है? 150 किलो पास्कल, 27 डिग्री सेल्सियस, 400 लीटर्स। यही दिया है। ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। कह रहा है कि इसमें हीट ऐड किया गया,
ठीक, जब इसमें हीट ऐड किया गया तो ये कह रहा है पिस्टन मूव करना तब चालू करेगा जब इसके अंदर प्रेशर कितना हो जाए 350 किलो पास्कल। इसका मतलब शुरुआत में प्रोसेस क्या है, शुरुआत में जब पिस्टन राइज नहीं कर रहा तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, शुरुआत में जब पिस्टन राइज नहीं कर रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं है? इनिशियली वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो शुरुआत में ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। अच्छा, कब तक नहीं रहा? P2 पे प्रेशर कितना है? ठीक, 350 किलो पास्कल। प्रोसेस 1 to 2 क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और उसके बाद जब पिस्टन मूव करना चालू कर देगा वॉल्यूम हैज डबल्ड। जब पिस्टन मूव करना चालू कर देगा तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, शुरुआत में क्या है, बहुत ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको इस पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। देखो बेसिक मैकेनिक्स हर जगह है, बेसिक मैकेनिक्स हर जगह है। ठीक है, इस पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। देखो एक फोर्स लग रहा है P ATM का इनटू एरिया, एक फोर्स लग रहा है वेट, पिस्टन का वेट, नीचे से एक प्रेशर इनटू एरिया फोर्स लग रहा है गैस का, और एक रिएक्शन आ रहा है स्टॉप से RS, जो स्टॉप्स हैं उनसे रिएक्शन, यही आ रहा है। ये इनिशियल है एट स्टेट 1। है ऐसा ही है एट स्टेट 1। है ऐसा है कि नहीं है? बोलो भैया। है ऐसा, है ना, एट स्टेट 1। अब देखो जैसे आप हीट ऐड करोगे आप स्टेट 2 पे जाओगे, है ना। जैसे ही आप हीट ऐड करोगे, मैं स्टेट 2 पे फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। जस्ट मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि आप रटो चीजों को। ये प्रेशर बढ़ेगा जब इसमें आप हीट ऐड करोगे, तो ये प्रेशर इसके अंदर जो P है ये बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, देखो ये तो कांस्टेंट है, तो यहां आप एक चीज लिख सकते हो, W प्लस P ATM इंटू एरिया दैट इज इक्वल टू PA प्लस स्टॉप्स का रिएक्शन। यस और नो? है, लिख सकते हो? हाँ या ना बताओ। बोलो, क्विकली रिप्लाई करो यार, मजा नहीं आ रहा है ऐसे, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे ये बताओ जब हीट ऐड करोगे तो क्या चेंज होगा? प्रेशर ही तो चेंज होगा, यही तो चेंज होगा। ये जो लेफ्ट साइड है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। लेफ्ट साइड का हीट एडिशन से कोई लेना देना नहीं है, लेफ्ट साइड का हीट एडिशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये बढ़ेगा, और जैसे जैसे भैया ये बढ़ेगा तो ये जो रिएक्शन है इसको कम होना पड़ेगा, ये कम होगा। तो आप जब यहां देखो पिस्टन जस्ट राइज करने वाला होगा तो रिएक्शंस जीरो हो जाएंगी, और ये मान लो प्रेशर हो गया P2 इंटू ए, मैं इसको P1 इंटू ए लिख देता हूं। और देखो बाहर से वही है W, है ना, इंटू P ATM इंटू एरिया। अब इस स्टेट पे क्या है? दिस इज स्टेट 2। स्टेट 2 पे क्या है भैया?
रिएक्शंस खत्म हो गए, है ना। P2 इंटू ए, ठीक है, इक्वल्स टू W प्लस PATM इंटू एरिया। अब इससे आगे तुम गए तो कुछ भी घट नहीं सकता है। इससे आगे तुम जाओगे तो देखो लेफ्ट साइड हमेशा वही रहेगा। अच्छा, लेफ्ट साइड हमेशा वही रहेगा। अब अगर तुम अंदर हीट ऐड करोगे तो क्या प्रेशर बढ़ सकता है? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है? क्या अब अंदर प्रेशर बढ़ सकता है हीट ऐड करने पे? नहीं, नहीं, ठीक है। अब प्रेशर रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि भाई इक्विलिब्रियम मेंटेन होना ना। अब अगर प्रेशर बढ़ाना है इसके अंदर तो क्या करना पड़ेगा? सोच के बताओ। अब अगर प्रेशर बढ़ाना है इसके अंदर तो क्या करना पड़ेगा? अब इसके अंदर प्रेशर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? ये प्रेशर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? यस, पिस्टन विल मूव बट प्रेशर विल नॉट चेंज। मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं, वॉल्यूम तो बढ़ेगा। डायग्राम में देखो वॉल्यूम तो बढ़ा है ना। अब अगर इसका प्रेशर बढ़ाना है तो क्या कर, देखो क्वेश्चंस को समझो। क्वेश्चन को अगर ऐसे बिना समझे हुए सॉल्व करोगे तो मजा नहीं आएगा। हाँ, अब अगर भैया किसी भी तरीके से अगर आपको इसके अंदर का प्रेशर बढ़ाना है तो भैया यहां पर आपको एक एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगाना पड़ेगा। भाई एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। अब वो जो एक्सटर्नल फोर्स तुम लगा रहे हो बेबी जी, वो कुछ भी हो सकता है। स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, वेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाहर से आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तभी ये अंदर का जो है, जब आप इस साइड को बढ़ाओगे इसको बैलेंस करने के लिए, तभी प्रेशर बढ़ेगा। समझ में आया? तो या तो आप स्प्रिंग लगाओ या वेट ऐड करो, कुछ भी करो, डू समथिंग। या स्टॉपर लगा दो, यहां पे रिएक्शन आ जाए, यहां से स्टॉपर लगा दो, रिएक्शंस आ जाए, कुछ कर दो, ठीक है। स्प्रिंग ऐड कर दो, वेट ऐड कर दो, कुछ भी करके यहां एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाओ, ठीक है, तब आपका प्रेशर बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आगे अभी एक दो क्वेश्चन और करोगे, ठीक है। चलो, प्रोसेस 1 to 2 कैसा प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कभी भी याद मत करो PV इक्वल्स टू MRT। क्लोज सिस्टम है, M कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, P इंटू T। तो आप लिख सकते हो P1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 बाई T2, ठीक है ना। P2 आपको दिया, यहां से T2 पता चल जाएगा, T2 आपको पता लग जाएगा। टू क्या है? 1400 केल्विन। कितना है? 700 केल्विन। कितना है? 700 केल्विन। T2 आ गया ना, T2 आ गया, V2 तो उतना ही है। तो भैया देखो स्टेट 2 का सब कुछ पता लग गया। P2 है 350 किलो पास्कल, ठीक है। T2 है 700 केल्विन और V2 वही है जो V1 है, जो भी है 400 लीटर है ना। पॉइंट 2 पे सब कुछ पता लग गया है ना, पॉइंट 2 पे सब कुछ पता लग गया। नाउ प्रोसेस 2 to 3। टू टू 3 क्या है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है ना। अगेन PV इक्वल्स टू MRT। कभी भी याद मत करो, क्लोज सिस्टम है, MR कांस्टेंट, ठीक है।
यहाँ क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम क्या होगा, V2/T2 दोनों पता है, V3 भी पता है, T3 निकालना है। T3, V3 सब कुछ पता है, P3 पता है, V3 पता है, T3 पता है, तीनों चीजें पता लग गया ना। फाइनल टेम्परेचर, ठीक, वर्क डन बाई एयर, द टोटल हीट ट्रांसफर्ड। वर्क डन बाई एयर क्या आएगा, देखो कांस्टेंट, वैसे भी वर्क डन बाई सीधा ये एरिया आ जाएगा, वर्क डन तो सीधा ये एरिया आ जाएगा। और वैसे भी पता है पहले प्रोसेस में तो वर्क डन हो नहीं रहा है, प्रोसेस 1 to 2 में वर्क डन तो हो नहीं रहा है ना, प्रोसेस 1 to 2 में वर्क डन नहीं हो रहा है, 2 to 3 में ही वर्क डन हो रहा है। तो ये एरिया निकाल लो, कितना आएगा ये एरिया, P2 350, वॉल्यूम 400 लीटर हुआ, कितने मीटर क्यूब, बताओ कितने किलो जूल आएगा, 140। है। Is that clear? ठीक है, हीट ट्रांसफर कितना आएगा, प्रोसेस 1 to 2 में हीट ट्रांसफर कितना आएगा, देयर इज नो वर्क ट्रांसफर, so it is equal to change in internal energy, m cv T2 minus T1, कितने किलो जूल आएगा। सिमिलरली 2 to 3, W 2 to 3 जो टोटल वर्क डन आया वो 2 to 3 में ही है, पहले में 690 और दूसरे में 200, यही है ना। नेट क्या आएगा, heat interaction in 1 to 2 plus heat interaction in 2 to 3, $690 टोटल है। फर्स्ट में कितना आ रहा है फिर, फर्स्ट सेकंड में बताओ, Q2 200,
हैं 200 और 350 को जोड़ोगे तो 550 आएगा, 690 आएगा, हैं? चलो 200, 199.89, 200 मान लो। ठीक है, 1 to 2 में 200। अच्छा, और दूसरे वाले में ठीक। चल minimum number of independent intensive property required to fix the state of system is known as degree of freedom. That is right. State of single phase system is completely specified by two independent properties. तो गिब्स फेज रूल पता है ना? गिब्स फेज रूल पता है ना? गुड आफ्टरनून। ठीक, तो सिंगल कंपोनेंट सिंगल फेज 1 - 1 + 2, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा ना। ड्यूरिंग फेज चेंज प्रोसेस लाइक बॉइलिंग ऑफ वाटर, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, ओनली 1 प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू फिक्स। ठीक है, इन केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रहता है, इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। ड्यूरिंग फेज चेंज प्रोसेस लाइक बॉइलिंग ऑफ वाटर, कंडेंसेशन नहीं, सो 1 2 3 इज राइट। जो लोग अभी आए हैं सेशन को लाइक कर दें। आज के सेशन पर 100 लाइक टारगेट है, खटाखट लाइक कर दो। आज खटाखट लाइक करो जिन लोगों ने नहीं किया है। बीवी बच्चों से भी लाइक कराओ, घर वालों से भी लाइक कराओ। 2 प्रॉपर्टी रूल, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम में इंटेंसिव प्रॉपर्टी लेते हैं पहली बात तो, और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सिर्फ 2 इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं चलेगा। सो डी इज राइट ऑप्शन।
3 कहाँ, 2 ही ना। देखो मास के साथ हमेशा एनर्जी ट्रांसफर होता है। जहां भी मास ट्रांसफर होता है, मास अपने साथ एनर्जी को लेकर ट्रांसफर करता है ना। ठीक है, चलो शर्मा जी डाउट में आ गए। सोचो, यही तुम थर्मो पढ़ पढ़ के एग्जाम में अपना खुद का बेड़ा गर्क करते हो हैं। एक्सपेंशन में प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। देखो पिछले ही क्वेश्चन में एक्सपेंशन हुआ है, इसी क्वेश्चन में एक्सपेंशन नहीं हुआ है, ये एक्सपैंड नहीं कर रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है। यहां पे एक स्प्रिंग लगा दो तो एक्सपेंशन होगा, साथ में प्रेशर बढ़ेगा भी। सुन रहा है ना। और ये क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, सबसे पहला क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसमें बेबी जी एक्सपेंशन हो रहा था और प्रेशर भी बढ़ रहा था, चाहे चेक कर लो। ऐसा तब होता है जब स्प्रिंग लगा हो आगे। नहीं, ऐसे ही तो आप अपना बेड़ा गर्क करते हैं। मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, नहीं तो आपकी गलत धारणाएं आपको एग्जाम में बर्बाद करवा देंगी। तो एक चीज हमें समझ में आ गया कि प्रेशर लीनियरली है और बढ़ रहा है, 100 से 700 किलो पास्कल जा रहा है।
ठीक, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम दिया है, किसी तरह फाइनल वॉल्यूम निकाल लो। उसके लिए आपको इनिशियल वॉल्यूम दिया है, इनिशियल प्रेशर दिया है, ए का वैल्यू दिया है, उसके लिए आपको बी निकालना पड़ेगा। इनिशियल प्रेशर दिया 100 किलो पास्कल, ए कितना है, वॉल्यूम तो आपको पता है 0.2, बी ए का वैल्यू कितना दिया है 1220, यहां से बी का वैल्यू निकालो कितना आएगा, हाँ भाई बिल्कुल गलत है, इतना वेरिएशन नहीं होता है। माइनस, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब फाइनल वॉल्यूम निकाल लो। अब आपको पता है कि ये 1220 V माइनस 1.44 है। अब यहां से P पता है 700 किलो पास्कल, फाइनल वॉल्यूम निकाल लो V2, फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा, अच्छा नो पॉइंट हो, कितना आया वॉल्यूम, अब क्या चाहिए, वर्क डन, तो भैया जो वर्क डन है वो इसका एरिया आ जाएगा, एरिया कितना आएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। ठीक तो है, सी में क्या गड़बड़ी है, ऑल आर करेक्ट। थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट टेम्परेचर इक्वालिटी से है, कोई जरूरी नहीं कि दो चीजें इक्विलिब्रियम में ही हो, ठीक है।
Concept of continuum assumes that there is a continuous distribution of matter without holes. ठीक है, गलत है। लार्ज लैम्डा बाई एल कम होना चाहिए ना। लैम्डा बाई एल है ना, ये मीन फ्री पाथ कम होना चाहिए क्योंकि इसका वैल्यू 0.01 से कम होना चाहिए। लार्ज है तो होल्ड नहीं करेगा। देखो पूरा कॉन्टिन्यूम का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया नहीं हो गया? पूरा कॉन्टिन्यूम का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया नहीं हो गया? ऐसे पढ़ते तो रिवाइज नहीं होता, ठीक है ना। रिवीजन करते समय लोग ये नहीं ध्यान दे पाते हैं कि उनको कोई चीज रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो अभी मैं बिल्कुल सामने नहीं आऊंगा, बस क्वेश्चन सॉल्व कर दो।
मैं बिल्कुल सामने नहीं हूं, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितना आंसर आया? इस क्वेश्चन से एक शिक्षा भी मिलती है कि पंखा, सारा रूम बंद करके अगर पंखा चला के चले जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा ये पता लगेगा। कितना आया भैया? 331। देखो ध्यान से देखो, ये रूम है तुम्हारा, है ना, ये सिस्टम बाउंड्री है, ध्यान से देखो, ठीक, ये सिस्टम बाउंड्री है। ये पूरा बंद कर दिया, फैन चल रहा है, तो बताओ इस सिस्टम में क्या ट्रांसफर होके आ रहा है? अगर फैन चल रहा है, पूरा चारों तरफ से बंद कर दिया, तो फैन चल रहा है तो सिस्टम में क्या ट्रांसफर होके आ रहा है? वर्क। और जब सिस्टम में वर्क ट्रांसफर होके आएगा, ठीक, कितना वर्क ट्रांसफर होगा? कितना? 150 वॉट का फैन है जो 10 घंटे के लिए चला है ना, 150 वॉट 10 घंटा, और 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600। ठीक है, डिवाइड कर दो 1000 से, तो इतने किलो जूल ऑफ वर्क ट्रांसफर हुआ। बताओ कितना आया? ये तो काट दो इसे, दो, कितने किलो जूल वर्क ट्रांसफर हुआ? 5400। इतना वर्क ट्रांसफर हुआ, है ना। हीट ट्रांसफर तो है नहीं, हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू वर्क ट्रांसफर, दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1। भैया हीट ट्रांसफर 0 है, वर्क इन है तो निगेटिव लेंगे,
सो -5400 किलो जूल प्लस U2 माइनस U1। अब देखो ये इधर जाएगा तो इसको हम M CV T2 माइनस T1, उतना ही इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा जितना आपका वर्क ट्रांसफर हुआ है। अच्छा M निकाल लो, वॉल्यूम आ जाएगा आपका चौवन सौ, है ना। अच्छा M क्या है? प्रेशर वॉल्यूम दिया है, R दिया है, टेम्परेचर दिया है ना। CV आपको पता है, T2 आप यहां से निकाल लो। R तो आपको पता है, CV पता है ना कितना लेना है। मास कितना 174, टेम्परेचर ठीक है। कितना 58, क्लियर है? क्लियर है बाबू? तो एक चीज समझ में आ गया, एक चीज समझ में आ गया कि अगर रूम बंद रख के पंखा चला दिया तो ठंडा नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा, रूम गर्म हो जाएगा, आते ही आते रूम में उबल जाओगे। कॉन्टिन्यूम फेल कर जाएगा ना। ये हो चुका है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। एक कॉपी बनाओ जिसमें सिलेबस का हर टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, बट एक चीज आपको जरूर पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक आपका वीक है और कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, जैसे अभी हमारा फोकस हीट इंटरेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, और जीरोथ लॉ पे चल रहा है,
तो आप एक चीज कॉपी पे जरूर नोट करें कि कौन सा एरिया है जहां से आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, और वो मुझे जरूर बताएं, क्योंकि उस एरिया पे स्पेशल अटेंशन देना है। मतलब हमें एकदम ऐसा करना है सब्जेक्ट को कि कहीं से भी कुछ भी आए तो हम आंसर कर पाए। ठीक है, भले ही थोड़ा हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, लेकिन खुद को ऐसा बनाना है कि कोई भी एरिया हमारा वीकनेस ना रह जाए। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है। ठीक है, तो ये लीनियर स्केल है ना। देखो 0 डिग्री सेल्सियस हम नाम देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को, और बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस है। एक नया स्केल बनाया गया है जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसको 100 डिग्री एन दे दिया गया है, और इसको 400 डिग्री एन दे दिया गया है ना। तो मान लो यहाँ इसका x जो है वो डिग्री सेल्सियस में है, और यहाँ मैं या ऐसे c लिख देता हूँ उसको, है ना, और ये n है ना। अब इनके बीच में रिलेशन हमें डेवलप करना है, तो कैसे करेंगे? देखो ये लीनियर स्केल है, c ध्यान से देखना, ये डिवाइड बाई ये, ठीक। तो देखो c माइनस 0 डिवाइड बाई n माइनस 100, उल्टा भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिवाइड बाई टोटल ये तो 100 ठीक। अब जब रिलेशन आ गया तो आप सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। द टेम्परेचर रीडिंग ऑफ द न्यू स्केल इज इतना व्हेन द सेल्सियस टेम्परेचर इज इतना, तो 150 डिग्री सेल्सियस पे देखना है कि ये कितना आएगा। ठीक है, देखो 150 डिग्री सेल्सियस पुट करो, n का वैल्यू कितना आएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में 150 है तो डिग्री n में कितना आएगा बताओ, कोई क्वेश्चन में रखें। देखो जो मैक्सवेल रिलेशन और वंडरवाल इक्वेशन है ना, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एमई, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्सी। तो अभी प्रैक्टिस में उसको कराएंगे। रेगुलर कोर्स क्या होता है, अननेसेसरी बहुत लंबा होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, जब कोर्स कोई चालू होता है ना तो मैं शुरुआत से कहता हूँ एमई एक्सी का दोनों तैयारी करो, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सर हमें एक्सी नहीं, हमें सिर्फ पीएसयू जाना है। वो तो आखिरी में पता लगता है कि जब पसर गए तो अब एक्सी दे रहे हैं। तो शुरुआत में लोग बोलने लगते हैं ये कोर्स में नहीं है, वो कोर्स में नहीं है, इस तरह करके वो एकदम बहुत निगेटिव रिव्यूज देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैक्सवेल रिलेशंस और जो तुम्हारा वंडरवॉल इक्वेशन है उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान में नहीं दिया था। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एमई, ठीक है ना, लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सी। तो एक्सी के लिए अभी उसको प्रैक्टिस में कवर करेंगे।
ठीक है, क्लियर है? कहां पे दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा? कहां पे दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा? इन दोनों को इक्वेट कर दो, एक्स एक्स करके इक्वेट कर दो दोनों को। जितने भी बच्चे पहले मेरा क्लास कर रहे थे, छोड़ के गए और फिर वापस आए, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ रिव्यू दिया कि सर लोगों ने हमें रिकमेंड किया था कि गिल सर का क्लास करना है, लेकिन जब हम क्लास में बैठे तो हमको ऐसा लगा कि सर बहुत हाई लेवल का पढ़ाते हैं, इस वजह से हम छोड़ के चले गए। लेकिन एक साल पेपर देने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि वही आखिरी सत्य है और सिलेक्शन वही से होगा, इसलिए हम वापस आए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है कि कुछ ग्रुप ऑफ एजुकेटर्स ने मिलकर एक ठप्पा लगा लिया है कि ये बहुत हाई लेवल का पढ़ाते हैं, कारण उनको वो आता नहीं है। और जो नया बच्चा आता है उसको 4 लोग मिलकर जो चीज बताते हैं ना, वो ज्यादा समझ में आता है, भले ही गलत हो। कितने पे इक्वल आ रहा है? एक्स एक्स रख दो, कितने वैल्यू पे इक्वल आएगा? डी ना 50 पे, तो 550 बी एंड डी है ना, आंसर इज बी एंड डी। देखो, सारे सब्जेक्ट के लिए मैं कहूं कि मैं सारे सब्जेक्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस सब में कराऊंगा, लेकिन 2-3 सब्जेक्ट जो एक्सी के हैं, ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्ट एक्सी के हैं जैसे मैकेनिक्स, सोम, एफएम, टीडी, बाकी सबका भी रिवीजन होगा, लेकिन इसमें एक एक क्वेश्चन जो भी ईवाईक्यू, पीवाईक्यू, बुक, टेक्स्ट बुक, सबका मैं जो क्वेश्चन है वो कराऊंगा। तो उसमें तुम्हें सिर्फ फॉलो करना है, ताकि जो डेडिकेटली एक्सी वाले स्टूडेंट है उन्हें कुछ नहीं और करने की जरूरत है। अगर वो इतना भी कर लेंगे तो उनका सारा काम बन जाएगा। सोनटैग में बाहर से देखो, एक लाल रंग का थर्मोडायनेमिक्स का किताब रखा हुआ है। पाकिस्तान किससे जीत गया? ये वाली बुक बता रहे हो ना? देख रहा है? यही बता रहे हो ना? यही बुक है, कुछ और कोई और है? देखो क्वेश्चन मार्क है, लिख रहा है।
नहीं दिख रहा है? देखो, ये तुम्हारी प्रैक्टिस में बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक से लिए गए हैं, ठीक है। लेकिन जो पीके नाग है क्वेश्चन के मामले में सबसे सही जो स्टैंडर्ड है वो पीके नाग का है क्वेश्चन के मामले में। इसका थ्योरी बहुत अच्छा है, बट इसका जो न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड है ना वो पीके नाग से ऊपर नहीं है। बाकी सारी किताबें आपका बढ़िया है थ्योरी में, बट न्यूमेरिकल कनेक्शन पीके नाग का बेस्ट है। सिंटैक्स से बहुत सारे क्वेश्चन डीपीपी में हैं, ठीक है ना। अच्छा है, बिगिनर के लिए अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जैसे किसी को बहुत सारा प्रैक्टिस करना है तो ये बुक अच्छा है। बट अगर आपने पीके नाग कर रखा है, पीके नाग एक समझ लो बाइबल है क्वेश्चन के लिए, थ्योरी उसका बिल्कुल घटिया है। पीके नाग का थ्योरी दो कौड़ी का है, कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन क्वेश्चन के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूं हर स्टूडेंट को पीके नाग सॉल्व करना चाहिए। और क्लास में मैंने पीके नाग का सॉल्व अनसॉल्व 70% क्लास में कराया है। 70% जो है क्वेश्चन पीके नाग का अनसॉल्व प्रॉब्लम क्लास में हुआ है। इसमें कौन सा आंसर है अब ये नहीं बताऊंगा, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। क्या आंसर है इसका? क्या आंसर है इसका? ये भी पीके नाग का क्वेश्चन है। बेटा अगर तुमने मेरा क्लास किया होगा तो बैक नहीं लगेगा। अगर तुमने मेरा क्लास किया होता तो बैक नहीं लगेगा, इसका गारंटी है। और सोनटैक का प्रॉब्लम डराएगा भी नहीं। देखो इसमें 3 कांस्टेंट दिए। देखो लॉलीपॉप चूसोगे तो बाद में पछताना तो पड़ता है बेटा। लॉलीपॉप चूसोगे ना तो कोई नहीं है बेटा। ये जो प्रैक्टिस सीट दे रहा हूं यही करो। अगर सब होता तो सब कर नहीं लेते। ये सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम मैं क्लास में सॉल्व करवाता हूँ। पीके नाग का सॉल्यूशन कहाँ है? जिसने भी किया आधा गलत है। तो जितना मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया उसको कर लो, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। सबसे क्यों बन रहा है? क्योंकि उन्होंने कोर्स किया है। कोर्स नहीं किए रहोगे तो कोई एक बुक नहीं है जिसको पढ़ के आप इंटेलिजेंट बन सकते हो। देखो आपको 3 चीजें इसमें निकालना है, R0, A और B। 3 चीजें निकालना है ना। देखो तीन टेम्परेचर दिया है। 10 ओम कहां पे? 10 ओम 16 ओम कहां पे? आइस पॉइंट। आइस पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। एंड स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। एंड 30 ओम एट सल्फर पॉइंट। ये तो ये इस पे तो 3 बार टेम्परेचर रखोगे, 3 बार रेजिस्टेंस दिया है। यहां से क्या निकल के आएगा? R0
ए और बी, 3 कांस्टेंट और 3 वैल्यू दे रखा है। एक बार आर नॉट ए और बी आ गया, उसके बाद आप 500 डिग्री सेल्सियस रखो, देखो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। लोग 250 घंटा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाए हैं, लेकिन वो जो 40 लेक्चर का 2 घंटे का 80 घंटे का कोर्स है ना, मैं उसका गारंटी दे रहा हूं कि उसका 50% जो है जो कंटेंट है वो किसी 250 घंटे वाले कोर्स में भी नहीं होगा। जिन लोगों ने किया उनको पता है, 250 घंटे थर्मो पढ़ाया गया है ना। कौन सा आंसर है इसका? ये आंसर आ रहा है ना? कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे आए हैं कि ऐसा है ना, कॉन्सेप्ट फलाने सर से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन गिल सर से लगा लेंगे। इतने वाले कितने लोग हैं? सही से एकदम ईमानदारी से क्वेश्चन गिल सर से सॉल्व कर लेंगे और बाकी जो कॉन्सेप्ट है दूसरे किसी एजुकेटर से पढ़ लेते हैं।
बट सी बताने की जरूरत है अभी ये? किसी को ऐसा लग रहा है बताने की जरूरत है तो बता दो। देखो अगेन टेम्परेचर और ये क्या दिया है, टेम्परेचर और के का रिलेशन दिया है, ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब उसके लिए दो बाउंड्री कंडीशन चाहिए, के का वैल्यू इतना है, ठीक, कहां पे, आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। के का वैल्यू दिया है तो यहां आप पुट कर दो कि टी कितना होगा 0, दैट इज इक्वल टू ए, के का वैल्यू कितना 1.83 प्लस बी 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यहां सॉल्व करके अब ऐसे कहाँ पढ़ा पाऊंगा भाई, गेट का क्लास चल रहा है, अब सेमेस्टर में ये हो रहा है तो थोड़ी ना पढ़ाने लग जाऊंगा मैं, तो उसके लिए तो सेमेस्टर के लिए पढ़ाना पड़ेगा। ए भी आ जाएगा, ए कितना आया, कौन सा आंसर आएगा, सी 21.4। अभी ए और बी का वैल्यू आया तो सीधा के का वैल्यू इतना पुट कर दो, चलो
देखो फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इनिशियली कंटेन्स, देखो एक चीज तो समझ में आ गया, ये कौन पूछ रहा था कि एक्सपेंशन में प्रेशर कम होता है, एक अभी क्वेश्चन पूछा था। अभी देखो अब इसमें हीट ऐड करोगे तो ये एक्सपैंड होगा कि नहीं होगा बताओ, हीट ऐड करोगे तो एक्सपैंड होगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो देखो एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कोई जरूरी है प्रेशर कम होगा, इनफैक्ट प्रेशर बढ़ेगा। समझ में आ गया, कोई पूछ रहा था ऐसा, ठीक है ना। ठीक है ठीक है, खा के आओ, मेरे लिए भी लेते आना। क्या बना है आज मेस में, जाके देख के बताओ, ले आना मेरे लिए भी, है ना। देखो इनिशियल प्रेशर दिया है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है, फाइनल प्रेशर दिया है, फाइनल वॉल्यूम दिया है, स्प्रिंग लीनियर दिया है, ठीक। 200 से 800 0.22, ठीक 0.22। वर्क डन बाई एयर, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, अच्छा कितना आया 150 किलो जूल। ठीक है ना। अब स्प्रिंग के अगेंस्ट कितना करेगा, अब तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर क्या पढ़ाते हैं ये मैं तो नहीं जान सकता, तुम ही जान सकते हो, लेकिन इतना जरूर जान सकता हूं कि अगर बहुत अच्छा पढ़ाते हो तो तुम यहां नहीं होते। अब ये इतना पोर्शन जो है वो स्प्रिंग के अगेंस्ट किया हुआ वर्क है ना।
स्प्रिंग के अगेंस्ट कितना वर्क है? कितना है ये? ठीक है ना? चलो कितना आंसर आया? 90 किलो। कितना आंसर है? 90। ये जो बाकी लोग क्लास कर रहे हैं उनको एंट्रोपी एक्सर्जी आता है नहीं आता है? कपिल, अभय, वो अपनी बात बता रहे होंगे। बट 80% जो टीचर हैं वो एक्सर्जी एंट्रोपी ढंग से नहीं पढ़ाते। दैट इज ट्रू।
आता ही नहीं है तो पढ़ाएंगे क्या, आना भी तो चाहिए पढ़ाने के लिए। देखो ये क्या है, बॉइलिंग वाटर में, बॉइलिंग वाटर एट 97 डिग्री सेल्सियस में एक एग को डाला गया और एग का टेम्परेचर कितना है, 8 डिग्री सेल्सियस। देखो ये पानी गर्म हो रहा है, इसके बीच में एक अंडा डाला गया ऐसे। बॉयल, इसका टेम्परेचर 97 है और इसका इनिशियल टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है। ये कह रहा है इसका टेम्परेचर 8 से 80 हुआ है। ठीक है, अब किसको सिस्टम मानोगे, ठीक है। अब बताओ क्या पूछ रहा, हीट ट्रांसफर। देखो जितना हीट ट्रांसफर होगा हॉट फ्लूइड से अंडे को, उतना ही इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। जितना हीट ट्रांसफर होगा अंडे को, उतना ही उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एग। तो वो क्या होगा, अंडे का मास, अंडे का Cp Mc, सॉलिड के लिए Cp Cv सब एक ही होता है, तो C अंडे का। ठीक है ना, और अगर नहीं सॉल्व कर पाओ तो बन जाओगे अंडे, C अंडे का। और फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। मास ऑफ अंडा निकाल लो, देखो डायमीटर दिया है, मास ऑफ अंडा क्या होगा, डेंसिटी 1020 इंटू वॉल्यूम पाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो भैया आर क्या होगा, 2.25 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब। तो मास निकाल लो। .088। कितना हीट ट्रांसफर आया, .24। ठीक, ये जो पिछला क्वेश्चन था वो सेंजल का था।
एक बार ये थर्मो खत्म हो जाए फिर इसी सीक्वेंस में सब चलेगा, थर्मो या चमटी या फम सब चलेगा, तुम टेंशन मत लो बस। तुम्हें तो मैं एकदम पर्सनलाइज गाइडेंस दूंगा, पर्सनल कोने में ले जाके। राम रहीम जैसे गुफा में पर्सनलाइज गाइडेंस देते थे, वैसे तुम्हें पर्सनली मैं एचएमटी पढ़ाऊंगा। तुम टेंशन मत लो, एकदम खुश हो जाओगे तुम। हम आपको निराश नहीं करेंगे। कितना आया भैया? 958 कपिल। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? What do you say? देखो, इसको ओवन में खींचा जा रहा है, एक सिलिंड्रिकल रॉड है ऐसा, और इसको मूव किया जा रहा है ना, और हमें पर सेकंड निकालना है। तो इसका स्पीड 3 मीटर पर मिनट है, तो इसको 3/60 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। 1/20 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 मीटर का 20वां हिस्सा निकलेगा 1 सेकंड के अंदर। अब ध्यान से देखो, ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल रॉड है ना, इसको हीट करने के लिए कितना तुम्हें, ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल रॉड है, कुछ भी मान लो, यूनिट लेंथ मान लो, इसका कैलकुलेशन के लिए यूनिट लेंथ मान लो, ठीक है। तो भैया अगर इसको सिस्टम मान लोगे तो इसको कितना हीट देना पड़ेगा, इसको जितना हीट देना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पर्सनल वाली नहीं चाहिए? कैसी बात कर रहे हो तुम? मैंने स्पेशली गुफा बनाया है एचएमटी पढ़ाने के लिए, और तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो, बोल रहे हो तुमको पर्सनल गाइडेंस नहीं चाहिए। देखो हीट ट्रांसफर कितना होगा, हीट ट्रांसफर कितना होगा, देखो एम सी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? 670। सी तुम्हें पता है, मास तुम्हें पता लग जाएगा, रो इंटू बी है ना। मास क्या हो जाएगा देखो, पाई/4
डी स्क्वायर इंटू लेंथ 1 ले लो और रो ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, मास से मल्टीप्लाई कर दो, इतना हीट ट्रांसफर आएगा। लेकिन ये इतने जूल पर मीटर आएगा, 1 मीटर में इतने जूल पर मीटर, मतलब 1 मीटर को हीट करने के लिए इतना चाहिए। लेकिन 1 सेकंड में कितना मीटर जा रहा है, मीटर का 20वां हिस्सा। तो जब इसको आप वॉट में कन्वर्ट करोगे ना, सो लेट्स से दिस टर्म इज एक्स, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज एक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस वेलोसिटी 1/20, उतने वॉट हो जाएगा। कितना आया? $958 वॉट है कि किलो वॉट है? ठीक है, बिल्कुल सेकंड क्लास होगी। अभी रोक देते हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ये करके रोक देते हैं, फिर सेकंड क्लास होगी। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, आज वीकेंड है ना, फिर लंबा टाइम नहीं मिलेगा। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि रिदम बना रहे ना। तो वीकेंड पे थोड़ा तुम कर लो, थोड़ा मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, 10-15 खुद क्वेश्चन कर लेना, तो रिदम बन जाएगा ना। थोड़ा सा रिवीजन का रिदम पकड़ना, एक बार रिदम पकड़ लिए तो फिर हो जाएगा। बस खत्म होने लग गया। ठीक। नहीं करनी है क्या? सेकंड क्लास नहीं करनी है क्या?
देखो क्या, स्टेनलेस स्टील बॉल बियरिंग्स है ना, डेंसिटी ऑफ सीपी दिया, हैविंग डायमीटर ऑफ इतना पर मिनट, इतना बॉल पर मिनट क्वेंच हो रहा है। बॉल टू एयर, ठीक, बॉल टू एयर का हीट ट्रांसफर निकालना। देखो किस समय बॉल पहले हीट किया गया है 900 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है ना, ठीक, थोड़ी देर के लिए वो इतने डिग्री सेल्सियस एयर को एक्सपोज किया जाता है ना, और इस एयर में एक्सपोज करने उसका टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो जाता है, तो हीट ट्रांसफर कितना हुआ होगा भैया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बॉल का टेम्परेचर 900 से 850 आया, तो एम सी डेल्टा टी इज 50, ठीक, इतना एक बॉल के लिए, इतना किलो जूल या जूल एक बॉल के लिए, दिस इज किलो जूल पर बॉल, इतने किलो जूल पर बॉल है। एम सी एम वगैरह निकाल लोगे ना, इतना किलो जूल पर बॉल है। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, नंबर ऑफ बॉल्स एक सेकंड में पर सेकंड, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये कितना वैल्यू आएगा, कितना किलो जूल पर बॉल आएगा। नहीं, आज एंट्रोपी नहीं पहुंच रहे, अभी बहुत कुछ बचा है बेटा, एंट्रोपी पहुंचने से पहले बहुत कुछ बचा है। अभी रेगुलर डेज में भी 1-1 घंटा चलाएंगे क्लास, रिवीजन वाला रेगुलर डेज में भी चलाएंगे। ठीक है ना, .17 हीट ट्रांसफर रेट क्या आएगा, 0.17 इंटू 800 बॉल पर मिनट है, हमें पर सेकंड चाहिए, ये कितना आएगा, .175 है, तो हीट ट्रांसफर रेट कितना आ रहा है, 2.34 किलोवाट। ठीक है।